एनडीसी ईडीयू के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। हमने अपनी लास्ट क्लास में हमारे जो 6.5 जो प्रश्नावली थी उसके जो एग्जाम्पल्स थे हमने कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन अब जो 6.5 प्रश्नावली है इसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस ही आपको बताऊंगा और बाकी क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्योंकि हमने पीछे बहुत ज़्यादा टाइम आपको समझाने में जो भी प्रमेय थी उनके अंदर आपको दे दिया था। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिएगा थोड़ा, क्योंकि हम सिलेबस में थोड़ा पीछे चल रहे हैं, तो थोड़ा सिलेबस को खींच के ले तो थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। अब हम चलते हैं, इसमें से 4-5 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन में से मैं आपको बताने वाला हूं, तो प्लीज सपोर्ट। अब देखना, पहला जो क्वेश्चन है उसमें से मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास क्या है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं दी गई है, निर्धारित करना है कि ये समकोण त्रिभुज है या फिर नहीं है। तो देखना, समकोण त्रिभुज है या फिर नहीं है निर्धारित करना है। पहली 7 सेंटीमीटर, ये एक इसमें से बता दे रहा हूं मैं, बाद में 24 सेंटीमीटर और एक है 25 सेंटीमीटर। तो देखना, अब अगर इसमें हम कैसे पता करेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है या फिर नहीं है। आपको पता है कि समकोण त्रिभुज है तो उसमें एक तो ये 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है और आधार और क्या होते हैं, ये लंब होता है। आपको पता है, तो आपको पता है कि जो कर्ण आता है वो सबसे बड़ा आता है। कर्ण कर्ण की लंबाई लंब और आधार दोनों से बड़ी होती है। इसका मतलब कि कर्ण की लंबाई लंब और आधार दोनों से बड़ी होती है। इसका मतलब हम अगर ये देखेंगे ना कि हमें ये तीन भुजाएं दे रखी है 7, 24 और 25, तो बड़ी भुजा का वर्ग अगर दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा तो क्या होगा, ये समकोण त्रिभुज होगा, वरना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस हम प्रमेय हमने पढ़ी है ना कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। हमने ये पढ़ी है ना कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है और आपको पता है कर्ण सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो दोनों छोटी भुजाएं हैं उनके वर्गों के योग के बराबर हो तो ये समकोण त्रिभुज होगा, वरना नहीं होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय सबसे बड़ी भुजा, तो 25 का स्क्वायर पहले कितना आ रहा है 625। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है, यहाँ पे लिख देना कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 है। अब अन्य दोनों जो छोटी भुजाएं हैं कौन सी, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। अब आपको पता है 7 का स्क्वायर 49 होता है और 24 का स्क्वायर 576 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 625 आएगा क्या, जोड़ो 576 और 49 को, देखो 576 और 49, नोट 6, 15 को पांचों असल की 1, 11 1 12 को दो असल की 1 और ये 6, कितना आ रहा है 625। इसका मतलब बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब देखना इससे आगे इसमें दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो आपको स्वयं को करने हैं। अब हम चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 3, इसमें मैं थोड़ा सा हिंट आपको बता दे रहा हूं कि इसको कैसे करना है आपको, और करना आपको ये क्वेश्चन नंबर 3, इसका मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा आपको कि क्वेश्चन नंबर 3 है तो थोड़ा सा हिंट, ये सी, ये बी, ये ए और ये बिंदु डी, और इसमें सिद्ध क्या करना है कि ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी और ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू सी डी और ए डी स्क्वायर बराबर
AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD, ये हमें इसमें प्रूव करना है। और दे रखा है कि ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है और AC लंब है BD पर। तो देखना इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। हमारे पास वही प्रमेय काम में आने वाले बच्चों जो मैंने आपको प्रमेय बताई थी कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले सिर से उसके सामने वाली भुजा कर्ण पर डाला गया लंब है, उसके दोनों ओर बने त्रिभुज आपस में भी समरूप होते हैं और वो दोनों त्रिभुज हैं वो उस बड़े वाले त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। तो वो प्रमेय यहाँ पे आपके काम में आएगी। मतलब ये छोटे वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा और ये छोटे वाला त्रिभुज भी बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा और ये दोनों त्रिभुज आपस में भी समरूप होंगे। यहां से ये तीनों मान हैं, वो तीनों जो मान दिए गए हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्रूव हो जाएंगे। तो ये आपको स्वयं को करना है। और मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, ये देखना कि थोड़ा सा और क्या है कि आप देखना ये AB स्क्वायर बराबर सिद्ध कर रहे हो ना, तो आप इसको याद भी रखना कि कैसे ये AB स्क्वायर। तो देखना AB स्क्वायर B पे खत्म हो रहा है ना, तो B से इधर सीधा चलना है। मतलब क्या सिद्ध करना है, B के बाद में क्या आ रहा है BC, बाद में ये, बाद में B से ही चलना है, बाद में क्या आ रहा है D, तो BD। मतलब AB स्क्वायर बराबर BC BD सिद्ध करना है। अब देखना AC स्क्वायर पे खत्म हो रहा है, तो देखना दूसरा हमें क्या सिद्ध करना है AC। ये मान याद भी रखने हैं आपको, AC तो C पे खत्म हो रहा है, तो देखना अब C से इसके दोनों तरफ चलना है, C से D की तरफ भी चलना है तो CD इंटू C से B की तरफ भी चलना है तो CB या फिर BC, बात बराबर ही है। अब AD स्क्वायर बराबर क्या सिद्ध करना है तीसरा, तो देखना यहां से आपको याद रखना है AD स्क्वायर। अब देखना D पे खत्म हो रहा है तो D से इन दोनों बिंदु की तरफ चलना है, DC या फिर CD डॉट DB या फिर BD। ये इस प्रकार आप इसको याद भी रख सकते हो। कैसे देखना, याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। देखना एक बार वापस से देखना, B पे खत्म हो रहा है तो B से इन दोनों बिंदुओं पर चलना है, तो AB स्क्वायर बराबर B से C तक चले तो BC, बाद में डॉट मतलब गुणा का निशान है यहाँ पे, बाद में B से D तक और चले BD। उसके बाद में देखना ये C पे खत्म हो रहा है AC स्क्वायर, तो C से दोनों तरफ चलना है CB और CD, ठीक है। उसके बाद में AD स्क्वायर, तो D पे खत्म हो रहा है तो D से दोनों तरफ चलना है, D से यहाँ CD या DC ये रहा, उसके बाद में CB या ये DB या फिर BD ठीक है। अब देखना ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है। अब हम चलते हैं इससे अगले वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो देखना मैं आपको ये क्वेश्चन में बता देता हूं कि कैसे करना है, मैं इसको करके ही बता देता हूं। चलो ये क्वेश्चन मैं आपको कर बता देता हूं कि देखना क्या बोला गया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं समान हो। ABC पहले समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और जिसका कोण C समकोण है। C समकोण है मतलब C पे कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो C यहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये A और ये B, ठीक है। ACB एक
त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब दो भुजाएं बराबर होगी। मान लिया ये बीसी भुजा और एसी भुजा दोनों बराबर है और कोण सी समकोण हमने बता दिया। हमें सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो देखना वैसे ही चलना है, हमें पहले दिया है तो दिया है वाला काम आप खुद कर लोगे। क्या एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमें दिया है, मतलब दो भुजाएं बराबर होगी इसकी, AC बराबर BC, समद्विबाहु त्रिभुज है तब, है ना। और क्या दिया गया है कि कोण C बराबर 90 डिग्री, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब हमें सिद्ध करना है। अब आपको पता है कि सिद्ध करना है तो सिद्ध क्या करना है, वो वाला कि A लास्ट में दिया हुआ रहता है, जो भी हमें सिद्ध करना होता है, ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। उसके बाद में हमें रचना वाले पार्ट की जरूरी है नहीं यहाँ पे। अब हम चलेंगे उपपत्ति पर। अब उपपत्ति पर चलेंगे तो आपको पता है ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय यूज ले सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे हम करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का यूज, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या रहेगी अपने पास कि कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, तो हम क्या लिखेंगे कि ए बी का स्क्वायर बराबर, बच गई कौन सी भुजा है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इनके योग के बराबर होगा। यही होती है पाइथागोरस प्रमेय। अब आपको पता है ए बी स्क्वायर बराबर, अब आपको पता है कि AC स्क्वायर और AC और BC दोनों बराबर है, AC बराबर BC, इसका मतलब हमारे पास वहां AC ही आ रहा है, तो इसका मतलब BC की जगह हम AC लिख सकते हैं ना। तो इस BC की जगह हम क्या लिख देंगे, AC लिख देंगे। तो AC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC की जगह AC लिखेंगे, तो BC स्क्वायर है तो AC का भी क्या लगेगा, स्क्वायर होगा। तो AB स्क्वायर बराबर एक AC स्क्वायर और ये दूसरा AC स्क्वायर, कितने दो AC स्क्वायर हो गए। कितने AC स्क्वायर हो गए, 2 AC स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हमने अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं इससे अगले वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो सेम ऐसा ही है, थोड़ा दिमाग लगा के इसको करना क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, इसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये हमें याद करना है। तो देखना कैसे करेंगे। एक समबाहु त्रिभुज आपको पता है, जब एक समबाहु त्रिभुज का आपको पता होगा क्या होता है बच्चों, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसका मतलब हमें दे रखा है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है, समबाहु त्रिभुज हमें दे रखा है, कैसा समबाहु त्रिभुज है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। इसकी भुजा कितनी दे रखी है, 2A, ये भी 2A, सभी भुजाएं 2A होगी। क्यों, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। उसके बाद में इसके प्रत्येक शीर्षलंब, शीर्षलंब क्या होता है कि शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्षलंब कहलाता है। तो देखना ये रहा शीर्ष, इससे सामने वाली भुजा, ये इस पर हमने क्या डाल दिया, ये लंब, मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये D। तो इसका मतलब ये मतलब समबाहु त्रिभुज में जो शीर्षलंब होता है वो अगर लंब डाला जाए समबाहु त्रिभुज में
तो वो क्या करता है कि इधर से भी बराबर भाग में बांटता है, इधर से भी बराबर भाग में बांटता है। इसका मतलब ये पूरी भुजा अगर 2a है तो इसका मतलब ये इधर वाला पार्ट भी a होगा और इधर वाला पार्ट भी a होगा। समझे ना बच्चों आप, इधर वाला पार्ट भी a, इधर वाला पार्ट भी a, और ये पूरी भुजा 2a, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल। तो कैसे करेंगे, अब हमें शीर्षलंब, ये है हमारे पास शीर्षलंब, इस शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करनी है। हमारे पास क्या है, शीर्षलंब है, इसकी हमें लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, हमें पहले वही लिखना है दिया है, हमें पहले वही लिखना है दिया है जो आप स्वयं लिख लोगे। उसके बाद में हमें लिखना है जो सिद्ध करना है, जिसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में हमें चलना है रचना। तो आपको पता है रचना हमने इसमें क्वेश्चन में की है, हमने क्या की है, हमने किया है कि एडी लंब बीसी, ये हमें इसमें हमने रचना की है। ये एडी हमने लंब डाला है किस पर, बीसी पर, ये रचना वाले पार्ट में। अब हम चलते हैं उत्पत्ति पर। अब उत्पत्ति वाला पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, आपको पता है। तो उत्पत्ति वाले पार्ट में अब आप किधर से भी ये देखना, ये ट्रायंगल्स है, ये ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है ना, कौन सा, मैं इसको थोड़ा सा अलग बना दे रहा हूं। ये देखना, ये A, उसके बाद में ये B, उसके बाद में ये बिंदु D, ये A है इधर, ये A और ये 2A, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल और ये एक तरीके से लंब है, ठीक है। ये लंब है तो इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है, याद करनी है ना। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज कौन सा, ए डी बी में, समकोण त्रिभुज ए डी बी में, है ना। समकोण त्रिभुज ए डी बी में क्या लगाएंगे, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। कर्ण समकोण वाले जो समकोण है उसके सामने वाले भुजा, मतलब ए बी का स्क्वायर बराबर क्या, ए डी का स्क्वायर प्लस ये बी डी का स्क्वायर, है ना। अब हमें ए डी का मान हमें ज्ञात करना है, ए डी तो ज्ञात करना है बच्चों। तो देखना ए डी स्क्वायर बराबर, ए डी स्क्वायर बराबर, अब देखना ये ए बी स्क्वायर है, ये इधर प्लस का है तो इधर आके किसका होगा, बराबर के निशान के इधर आगे माइनस का, तो माइनस बी डी का स्क्वायर। अब देखना ए डी का मान हमें ज्ञात करना है, तो ए डी स्क्वायर, ए बी का मान कितना है बच्चों, ए बी का मान हमारे पास 2a है, तो 2a का स्क्वायर माइनस इसका मान कितना है बच्चों, a स्क्वायर, बी डी का मान a ही तो है। अब देखना a डी का स्क्वायर बराबर 2a का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है और a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखना ए डी स्क्वायर बराबर, जब ये तो 4a स्क्वायर है और ये एक ही a स्क्वायर है, तो 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर घटेगा तो कितना आएगा, 3a स्क्वायर, ये 3a स्क्वायर। अब देखना जब ये यहां से हम स्क्वायर उठाएंगे तो इसका मतलब स्क्वायर उठाएंगे तो अगले वाली जो संख्या है उस पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। इसका मतलब ए डी बराबर रूट 3a स्क्वायर, है ना। अब देखना इसका मतलब इन दोनों संख्याओं पे रूट है, रूट 3 और रूट a स्क्वायर, दोनों संख्याओं पे रूट है। अब आपको पता है कि जब ये यहां से ये वर्ग स्क्वायर उठाएंगे तो ये वर्गमूल उठ जाएगा यहाँ से, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या ही शेष रहेगा, यहाँ पे a ही शेष रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, रूट 3। इसका मतलब हमारे पास शीर्षलंब की लंबाई कितनी आ गई, रूट 3a आ गई। हमें यही ज्ञात करना था कि हमें इस शीर्षलंब की लंबाई पूछी थी, जो कितनी आ गई हमारे पास, रूट 3a हमारे पास आ गई। अब हम चलते हैं इससे अगले वाले क्वेश्चन पे। उम्मीद है कि आप सही ढंग से थोड़ा समझ पा रहे होंगे, थोड़ा सा एडजस्ट करना एक बार, क्योंकि ये प्रश्नावली बहुत लंबी चली जा रही थी तो
ज्यादा लंबा खींचना भी सही नहीं है ना। तो थोड़ा जल्दी फिनिश करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन 7 कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह हमें क्या करना है? यह हमें सिद्ध करना है। तो देखना इस क्वेश्चन को कैसे सिद्ध करेंगे हम, कि हमें समचतुर्भुज की प्रॉपर्टीज पहले पता होनी चाहिए। कि ये बोल रहा है कि सिद्ध करना है कि एक समचतुर्भुज है, उसकी भुजाएं हैं, उनके वर्गों का योग होता है वो उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब पहले मैं यहाँ पे बना रहा हूँ समचतुर्भुज, ये एक हमारे पास समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब जिसकी चारों भुजाएं इक्वल हो, चारों भुजाएं बराबर हो, समचतुर्भुज कहलाता है। चारों भुजाएं अगर इक्वल है ये समचतुर्भुज। और एक देखना, एक प्रॉपर्टीज और होती है समचतुर्भुज में। ये समचतुर्भुज है, आपको पता है, ये ए बी सी और डी, ये इसके विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इसके विकर्ण कहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो देखना मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिख रहा हूं कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण है वो क्या करते हैं? समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब देखना मैं पहले ये बात लिख रहा हूं यहाँ पे पहले कि समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब ये विकर्ण है यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे समकोण, मतलब यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और समद्विभाजित का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब जितना पार्ट इधर है, मतलब ये पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों बराबर होंगे, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों बराबर होंगे। मतलब यहां से लेकर यहां तक, मतलब ये बोलना चाह रहा हूं कि ओ ए बराबर ओ सी होगा, ओ ए बराबर ओ सी होगा, ओ बी बराबर ओ डी होगा। मतलब ये बात है। और यहाँ पे ये जो एंगल है, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, यहाँ पे भी 90। मतलब कि समकोण चतुर्भुज के विकर्ण हैं वो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये बात यहां से निकल के आ रही है। अब देखना मैं यहाँ, अब इसको हमें सिद्ध करना है तो पहले हमें वही पार्ट लिखना है, दिया है वाला। दिया है वाला पार्ट है कि समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज की भुजा, एक समचतुर्भुज दिया गया है, वो आपको स्वयं को लिखना है। उसके बाद में हमें सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना है वो पार्ट देखना, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि उनकी भुजाओं के वर्गों का योग। भुजाएं कौन कौन सी हो गई? ए बी भुजा, बी सी, सी डी और ए डी, मतलब भुजाओं का वर्ग। मतलब पहले तो ए बी भुजा, मतलब ए बी का स्क्वायर, उसके बाद में एक भुजा बी सी, भुजाओं का वर्गो बी सी स्क्वायर, प्लस उसके बाद में ये भुजा सी डी का स्क्वायर, उसके बाद में ये भुजा ए डी का स्क्वायर। इनके भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। विकर्ण कौन कौन से हो गए? ये बी डी विकर्ण है और ए सी विकर्ण है, यही विकर्ण है ना। तो इसका मतलब बराबर इनके विकर्णों के योग के बराबर, मतलब ए सी स्क्वायर प्लस एक विकर्ण कौन सा? बी डी स्क्वायर। ये हमें इसमें सिद्ध करना है। और अब इसमें रचना वाले पार्ट की हमें जरूरत है नहीं, हम चलते हैं उपपत्ति वाले पार्ट पे। तो देखना उपपत्ति वाला पार्ट हमारा क्या रहेगा? उपपत्ति वाले पार्ट में
अब बात है, चार समकोण त्रिभुज आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, चारों समकोण त्रिभुज हमें इसमें यूज करना है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम जो हम चल रहे हैं वो पाइथागोरस प्रमेय को यूज लेकर ये चल रहे हैं, और ये जो डिपेंडेंट है वो पाइथागोरस प्रमेय पर ही डिपेंडेंट है। तो देखना, एक तो ये वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, ये वाला, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं ना चारों में। देखना, चारों समकोण त्रिभुज ले रहे हैं हम। त्रिभुज कौन सा? ए ओ बी में एक समकोण त्रिभुज है ना ये, तो समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय यूज लगा सकते हैं। तो सभी में हम क्या करेंगे, यहां पर पाइथागोरस, सभी में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे ना, पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है कि ये ए बी, ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण, इसका मतलब कर्ण ए बी का स्क्वायर बराबर, अब दो भुजाएं कौन सी बच गई, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अन्य समकोण त्रिभुज कौन से? त्रिभुज सी ओ डी, त्रिभुज सीओडी में। अब सीओडी में क्या करेंगे, आपको पता है यह 90 डिग्री का एंगल, तो इसके सामने वाले भुजा कर्ण, तो सीओडी में क्या करेंगे कि सीओडी में ये सी डी का स्क्वायर बराबर अन्य कौन सी ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। और इसी प्रकार कौन सा त्रिभुज, इसी प्रकार ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे, कौन सा, ए ओ डी में, त्रिभुज ए ओ डी में। अब ए ओ डी है, इसमें ये 90 डिग्री का एंगल, तो इसके सामने वाली ये भुजा कर्ण, तो ए डी का स्क्वायर बराबर कौन सा, ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। अब इसी प्रकार कौन सा त्रिभुज, इसी प्रकार ये वाला एक और बच गया बी ओ सी में, त्रिभुज बी ओ सी में। आपको पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल, तो इसके सामने वाली ये भुजा कर्ण है, तो बी सी का स्क्वायर बराबर अन्य दोनों भुजाएं ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। ये जो चारों मान हैं इनको सभी को आपस में जोड़ देंगे। ये हम लिख लेंगे कि ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है, समीकरण नंबर 3 है और समीकरण नंबर 4 है। इन सभी को आपस में हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इनको जोड़ेंगे तभी तो भुजाओं का जोड़ निकलेगा ना। ए बी ये इसकी भुजा है, बाद में बी सी भुजा कहां पे देखिए, ये रही बी सी भुजा, इनको आपस में जोड़ेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये तो हमारे पास आ जाएगा ना। अगले वाला बाद में देखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, इनको आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो देखना, ये तो ए बी का स्क्वायर प्लस ये कौन सा, इधर सी डी का स्क्वायर प्लस उसके बाद में ये ए डी का स्क्वायर प्लस उसके बाद में ये बी सी का स्क्वायर। जो बराबर के निशान के इधर वाला पार्ट है उसको बराबर के निशान के इधर वाले पार्ट में ही जोड़ेंगे, जो बराबर के निशान के इधर वाला पार्ट है उसको बराबर के निशान के इधर वाले पार्ट में जोड़ेंगे। दोनों को मिक्स नहीं करना समझे, कि इधर वाला पार्ट इधर वाले पार्ट में जोड़ना है और इधर वाला पार्ट इधर वाले पार्ट में जोड़ना है, दोनों को बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना। ठीक है, अब देखना बराबर बराबर, अब ये ए बी के स्क्वायर वाला ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस, अब देखना ये सी डी वाला ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर,
ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। उसके बाद में ये ए डी वाला ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। उसके बाद में ये वाला ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखना ये वाला इधर एक बार सेम है, मैं नहीं लिख रहा वापस से, एक बार इधर वाला ये सेम है, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये इधर वाला सेम है। एक बार मैं नहीं लिख रहा, सिर्फ बराबर का निशान लगा रहा हूं। ठीक है, अब देखना ओ ए स्क्वायर एक ये रहा, एक ये रहा, मतलब कितने ओ ए स्क्वायर हो गए, 2 ओ ए स्क्वायर हो गए, प्लस ओ बी स्क्वायर एक ये रहा, एक ये रहा, कितने ओ बी स्क्वायर हो गए, 2 ओ बी स्क्वायर हो गए, 2 ओ बी स्क्वायर। उसके बाद में ओ सी स्क्वायर एक ये रहा, एक ये रहा, कितने ओ सी स्क्वायर हो गए, 2 ओ सी स्क्वायर हो गए। उसके बाद में ओ डी स्क्वायर एक ये रहा, एक ये रहा, कितने ओ डी स्क्वायर हो गए, 2 ओ डी स्क्वायर हो गए। ठीक है, अब 2 इनमें कॉमन आ रहा है ना, कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिया, अंदर बचा ओ ए स्क्वायर प्लस, इसमें से भी 2 बाहर, इसमें से भी 2 बाहर तो ओ सी स्क्वायर बचा, इसमें से भी 2 बाहर तो ओ डी स्क्वायर बचा, बचा ना। तो देखना 2, अब मैंने आपको बताया है कि ओ ए, देखना ये ओ ए, अब ये ओ ए बराबर ओ बी है ना, ओ नहीं ओ ए बराबर ओ सी है ना, ओ ए बराबर ओ सी है, आपको बताया है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि ये 1/2, ये ओ ए है वो ए सी का आधा ही तो है, ओ ए सी का आधा है ना, तो हम इसको ओ ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/2 ए सी। तो हम इसको लिखेंगे ओ ए स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख देंगे कि 1/2 ए सी इसका पूरे का स्क्वायर, प्लस ये देखना ओ बी है तो ओ बी किसका आधा है, बी डी का आधा है, ओ बी किसका आधा है, क्योंकि समद्विभाजित करता है, ये आपस में समद्विभाजित करते हैं, मतलब 2 बराबर बराबर भागों में बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ओ बी क्या है, बी डी का आधा है। तो यहां इसकी जगह क्या लिख देंगे, 1/2 बी डी इसका पूरे का स्क्वायर। अब वही बात ओ सी भी किसका आधा है, ए सी का, 1/2 ए सी इसका पूरे का स्क्वायर, प्लस ओ डी किसका आधा है, वापस बी डी का। ये लो, अब इधर वाला मैं रफ कर रहा हूं, अब देखना ये वाला, ये बाद में लिख देंगे, ये भी वाला, अब जो भी है बराबर के निशान के उधर चल रहे हैं हम, ये वाला 2, उसके बाद में जब 1/2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1/4, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 और ए सी का ये स्क्वायर, प्लस अब देखना 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो वही 1/4 और बी डी का स्क्वायर बी डी, प्लस 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 बी डी स्क्वायर। अब देखना ये 2, मैं ए सी स्क्वायर वाले को दोनों को एक जगह लिख देता हूं कि 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 बी डी स्क्वायर वाले को एक जगह 1/4 बी डी स्क्वायर प्लस 1/4 बी डी स्क्वायर। अब देखना आप ये 2, अब ये क्या है, 1 मिनट देखना, यहां से 4 अगर एलसीएम ले, इन दोनों की बात कर रहे हैं, 4 एलसीएम लेंगे तो ये ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बचेगा, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बीच में ये प्लस का निशान, इसमें से 4 एलसीएम लेंगे तो ऊपर ये बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बचेगा। अब देखना ये 2, उसके बाद में ए सी स्क्वायर 1 और ये 1 कितने, 2 ए सी स्क्वायर हो गए ना, तो ये 2 ए सी स्क्वायर बट्टे 4 प्लस ये 2 बी डी स्क्वायर बट्टे 4 हुए ना। उसके बाद में देखना ये 2 ये कटेंगे तो क्या बचेगा, ए सी स्क्वायर, 2 का इसमें भी भाग जा रहा है, इसके में भी जा रहा है, तो देखना 2 का भाग इसमें जाएगा तो ऊपर वाले में देंगे तो ए सी स्क्वायर, इसमें भी 2 का तो ये ए सी स्क्वायर बटे 2, इसी प्रकार ये बी डी स्क्वायर बटे 2। ठीक है, अब देखना यहां से यहां देखना, यहां 2, उसके बाद में थोड़ा आगे कर लेते हैं ना इसको, ये रफ कर रहा हूं,
इसमें से 1/2 बाहर आ जाएगा, ये देखना 2, उसके बाद में गुणा ये 1/2 इसमें से बाहर आ गया, क्योंकि 1/2 इसमें से बाहर आ जाएगा, दोनों में 1/2 है, तो अंदर क्या बचेगा AC स्क्वायर प्लस ये BD स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल कैंसिल, तो यहाँ बराबर के निशान के इधर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बच गया, और बराबर के निशान के इधर मैंने आपको बताया था क्या था, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर था। तो ये ही हमें सिद्ध करना था, क्योंकि इधर यही था ना कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, तो ये जो भुजाओं का जो वर्गों का योग है वो विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर निकल के आ गया, तो हमें ये प्रूव करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं इससे अगले वाला क्वेश्चन। तो देखना क्वेश्चन नंबर 8 हम करते हैं, और ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। क्वेश्चन 8 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आगे के क्वेश्चंस हैं वो आपको शाम को करने हैं। अगर उनमें से कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई डाउट हो, तो बिल्कुल बेझिझक उनमें से पूछिएगा, मैं वापस अगले वाली क्लास में आपको बता दूंगा। लेकिन इस क्वेश्चन के बाद हम अपनी जो प्रश्नावली है उसको यहीं पे फिनिश करेंगे। तो फिर भी अगले वाले क्वेश्चन अगर आप करो, अगर आपको कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछिएगा ना, मैं बताऊंगा आपको। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 हमारे पास है, आकृति में त्रिभुज ABC के, आकृति में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में, अभ्यंतर का मतलब अंदर, अभ्यंतर का मतलब क्या होता है अंदर, अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु, अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है तथा OD लंब BC OA लंब AC और OF लंब AB है, दर्शाइए कि पहले वाला है OA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। उसके बाद में दूसरे वाला क्या दर्शाना है, दूसरे वाला है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। उसके बाद में जो आकृति हमें दी गई है वो क्या है, ये बिंदु A, ये बिंदु B, ये बिंदु C, ठीक है। यहाँ पे कोई बिंदु है, ये बिंदु O है, ये D, ये E और ये बिंदु F, ठीक है।
ये यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, लंब है, और देखना कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं, हम पहले डायग्राम देख के वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आकृति एबीसी, ये त्रिभुज एबीसी है, ठीक है। उसमें बोल रहा है कि इसके अभ्यंतर में स्थित, अभ्यंतर का मतलब अंदर में स्थित कोई बिंदु ओ है, तो ओ है बिंदु। उसके बाद में बोल रहा है कि ओडी लंब बीसी पर है, ये ओडी लंब है मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ओडी लंब है बीसी पर मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। उसके बाद में बोल रहा है ओई लंब है एसी पर, तो ओई लंब है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ओ एफ लंब है ए बी पर मतलब यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। उसके बाद में हमसे ये सिद्ध करवा रहा है। अब देखना हमने जो सिद्ध करवाया रहा ना उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चलेंगे, वही ट्रायंगल्स हम लेंगे। एक बात देखना, अब दिया है सिद्ध करना है, वो आपको स्वयं को लिखना है। मैं यहाँ पे उपपत्ति पे आ रहा हूँ डायरेक्ट, हम चल रहे हैं उपपत्ति पर, उपपत्ति पे हम चल रहे हैं। तो देखना उपपत्ति पर चल रहे हैं तो आपको पता है हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर AF वाला ट्रायंगल चाहिए जिसमें AF आए, जिसमें क्या आए AF आए, वो ट्रायंगल हमें चाहिए। तो देखना AF कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ये यहाँ तक ये वाला ट्रायंगल है, इसमें AF आ रहा है ना, ये रहा AF। और दूसरे वाला ट्रायंगल कौन सा चाहिए जिसमें BD है, तो BD कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में ये BD, और ये वाला ट्रायंगल है इसमें BD आ रहा है पूरा, OBD, इस ट्रायंगल में BD आ रहा है। उसके बाद में CE जिस ट्रायंगल में आ रहा है वो ट्रायंगल चाहिए हमें। तो सी कौन से वाले ट्रायंगल में आ रहा है, CE ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में। देखना यहाँ सी देख लो आप, ये सी इसमें, तो CEO इस ट्रायंगल में सी आ रहा है, और AF यहाँ पे है तो AF इस ट्रायंगल में आएगा, और BD यहाँ पे है तो BD इस ट्रायंगल में आएगा। अगर इतना दिमाग अपन ने लगा लिया ना तो हमारा क्वेश्चन ये आसानी से सोल्व हो जाएगा। और इसी तरीके से हम ये दोनों जो प्रूव करने वाले हैं ना, इन दोनों को हम अच्छे तरीके से प्रूव कर देंगे। तो देखना यहां से मैंने आपको हिंट बताया है कि हमें कौन से ट्रायंगल चाहिए, हमें वो ट्रायंगल चाहिए जिसमें AF आ रहा हो, मतलब ये वाला ट्रायंगल। उसके बाद में हमें BD वाला ट्रायंगल चाहिए जिसमें BD आ रहा हो, तो ये वाला ट्रायंगल हो गया। उसके बाद में CE जिसमें आ रहा हो वो ट्रायंगल चाहिए, तो CE इसमें आ रहा है तो ये वाला ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो देखना अब उत्पत्ति पर चल रहे हैं, तो उत्पत्ति में चल रहे हैं तो त्रिभुज कौन सा जिसमें F आ रहा है, त्रिभुज AFO में कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो कर्ण यहाँ पे क्या रहेगा, OA रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये OA क्या रहेगी, कर्ण रहेगी। तो OA का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर बराबर, अब इसकी दोनों भुजाएं कौन सी बच गई, OF और AF। तो यहाँ पे लिखेंगे कि AF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, ये समीकरण नंबर हम दे देंगे 1। उसके बाद में इसी प्रकार हमें कौन सा ट्रायंगल चाहिए जिसमें BD आना चाहिए ना, तो त्रिभुज BOD में ये वाला ट्रायंगल चाहिए हमें। तो इसी प्रकार त्रिभुज BOD में ये वाला ट्रायंगल। अब पाइथागोरस प्रमेय आपको पता लगेगी क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा OB ये कर्ण है, तो क्या होगा OB का स्क्वायर बराबर, OB का स्क्वायर ऐसे लिखो तो दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। OB का स्क्वायर बराबर अन्य दोनों भुजाएं कौन सी BD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 दे दी, ठीक है। अब हमें कौन सा जिसमें C वाला ये वाला ट्रायंगल चाहिए, CEO। तो यहां पे लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज CEO में। अब देखना ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली भुजा OC कर्ण है, तो OC का स्क्वायर बराबर CE का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर, समीकरण नंबर
3। ठीक है, अब हमें पता है कि हमें जब इनको जोड़ेंगे ना तब हमारे पास AF² प्लस BD² प्लस CE² भी हो जाएगा ना, इनको जोड़ेंगे तब। और इधर हमारे पास OA² प्लस OB² प्लस OC² हो जाएगा, तो OA² प्लस OB² प्लस OC² है ना हमारे पास। देखना हमें इधर क्या चाहिए, OA² प्लस OB² प्लस OC², तो यहाँ से OA² प्लस OB² प्लस OC² हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो होगा ना। तो आपको थोड़ा सोचना है। देखना यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहां से हम लिखेंगे कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, इनको आपस में क्या करना है, हमें जोड़ना है। अब मैंने बताया था कि कोई अगर बराबर के निशान के इधर वाला जो पार्ट है ना, इनको बराबर के निशान के इधर वाले पार्ट में हम जोड़ेंगे। तो OA² इधर है तो OA², OB² इधर है तो इसमें OB² जुड़ेगा, और OC² इधर है तो इसमें OC² जुड़ेगा। बाकी इधर वाले पार्ट है ना, ये सब एक तरफ जुड़ेंगे, इधर वाले पार्ट सब एक तरफ जुड़ेंगे, उधर वाले पार्ट सब एक तरफ जुड़ेंगे। ठीक है, अब देखना हम जोड़ते हैं। तो ये OA² प्लस ये OB² प्लस OC²। अब बराबर के निशान वाले इधर पार्ट तो हमने एक तरफ जोड़ दिए, अब इधर वाले पार्ट है तो AF² प्लस ये OF² प्लस, उसके बाद में ये वाला आएगा BD² प्लस, उसके बाद में कौन सा OD² प्लस, उसके बाद में CE² प्लस, उसके बाद में OE²। अब एक बात देखना आप, क्या ये तो है OA² प्लस OB² प्लस OC², तो ये तो हमने लिख दिए कि भाई साहब ये है हमारे पास OA² प्लस OB² प्लस OC², यहां तक है। अब देखना इधर आगे क्या आ रहा है, माइनस OD² माइनस OE² माइनस OF², ये आ रहा है। तो देखना यहां हमारे पास OE भी है, OF भी है और OD भी है, OF भी है, ये तीनों माइनस के, लेकिन ये इधर बराबर के निशान के इधर किसके है, प्लस के है। लेकिन जब इसको बराबर के निशान के इधर जब कन्वर्ट करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे ना। ये इधर बराबर के निशान के इधर हैं, प्लस के हैं, जब इधर लेके आएंगे तो माइनस के होंगे। तो इसका मतलब ये OE भी माइनस का, OF भी माइनस का और OD भी माइनस का होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देंगे, सभी को माइनस O इधर लेके आ रहे हैं तो माइनस OD² माइनस OE² और माइनस OF²। अब बराबर के निशान के उधर क्या शेष रहा, AF² प्लस BD² प्लस CE², AF² प्लस BD² प्लस CE², यही शेष रहा। तो इसका मतलब हमें सिद्ध भी क्या करना था, यही सिद्ध करना था, लास्ट में लिख देंगे इति सिद्ध। अब देखना दूसरे वाला अगर हमें प्रूव करना है ना, दूसरे वाला हमें प्रूव करना है तो AF² प्लस BD² प्लस CE² तो है ना हमारे पास, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हम ऐसे लिख देते हैं। चलो AF² प्लस दूसरे वाला प्रूव कर रहे हैं हम, अब हम दूसरे वाला प्रूव कर रहे हैं ना बच्चों, ध्यान रखना दूसरे वाला प्रूव कर रहे हैं हम, AF² प्लस BD² प्लस CE² बराबर, अब ये मैं लिख रहा हूं कि OA² प्लस OB² प्लस OC² माइनस OD², यहाँ OD² माइनस OE² माइनस OF²। अब देखना बच्चों हमें सिद्ध क्या करना है उस पे चलो आगे। ये वाला इधर वाला पार्ट तो हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर वाला पार्ट जब हमारे पास है तो यहाँ तो हमें छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। अब बात है इधर AE वाला पार्ट चाहिए, AE² चाहिए तो कैसे आएगा बच्चों, एक CD² चाहिए तो कैसे आएगा, BF² चाहिए तो कैसे आएगा। अब आपको AE² चाहिए तो जिस ट्राइंगल में AE है ना वो ट्राइंगल देखो आप सॉरी, ठीक है, इस ट्राइंगल में हमारे पास AE है ना बच्चों। तो आप देखना AE है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो AE है तो AE² बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखना यहां से देखना AE है तो यहां से ये वाला जो होगा इस वाले ट्राइंगल में, मैं इस एक ही ट्राइंगल में बता रहा हूं, वापस नहीं बताऊंगा। देखना इसमें हम लिख सकते हैं ना कि OA², क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण OA² बराबर OE² प्लस AE²।
लिख सकते हैं। तो यहां से जब ये ए स्क्वायर का मान देखना चाहें तो देखना ये इधर प्लस का तो उधर आके माइनस का होगा ना, ओ स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर। तो देखना ओ स्क्वायर भी है हमारे पास, माइनस ओ स्क्वायर भी है, बस है तो क्या नहीं, हमें सोचने की जरूरत है थोड़ी बहुत और इनको एक साथ रखने की जरूरत है। तो देखना ये तो पार्ट है ऐसा, तो मैं बराबर का निशान ही लगा रहा हूं, नहीं लिख रहा एक बार, ठीक है। ये ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ठीक है, इसको अलग रख दिया। उसके बाद में प्लस, अब देखना हमें सीडी, तो सीडी वाला ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला रहा सीडी वाला ट्रायंगल। तो देखना इसमें कौन सी आ रही है, इसमें ओसी है ओडी है। तो हमारे पास देखना ओसी ओडी है क्या, ओसी भी है और ओडी भी है, तो इसको एक जगह रख दो, ओसी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर। इसके बराबर देखना ओसी स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सीडी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखना हमें कौन सा बीएफ चाहिए, तो बीएफ वाला कौन सा ट्रायंगल है वो पकड़ लो, बीएफ वाला ये वाला ट्रायंगल, तो बी एफ ओ में देखना हमें ओ एफ और ओ बी चाहिए, दोनों भी है, ओ बी भी हमारे पास, प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ये ओ एफ रहा ना बच्चों। अब देखना इनके बराबर ए ही हो जाएगा, इसके बराबर सी डी, इसके बराबर बी एफ हो जाएगा। तो देखना इसके बराबर क्या आ जाएगा, ए ई का स्क्वायर प्लस इसके बराबर सी डी का स्क्वायर प्लस इसके बराबर कौन सा आ जाएगा, बी एफ का स्क्वायर। तो इधर ये है, तो इसका मतलब दूसरे वाला भी हमने सोल्व कर लिया। अब बच्चों आपको खुद को प्रैक्टिस करने की जरूरत है, इससे आगे वाले क्वेश्चंस है वो आप खुद करके देखना। अगर आपको कहीं मिस्टेक हो, कहीं आपको प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हम अपनी इस प्रश्नावली को यहीं पे विराम दे रहे हैं। अब अगले वाले क्लास में हम नेक्स्ट जो प्रश्नावली है, न्यू प्रश्नावली को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आप इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, मैंने हर एक चीज आपको सही तरीके से बताई है, ठीक है। माता पिता का सम्मान करें, बड़ों का आदर करें। धन्यवाद।